हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोगों ने कॉस्ट कर्व कर लिया है, रेवेन्यू कर्व कर लिया है। आज हम लोग करेंगे प्रोडक्शन कर्व। मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाली थी, बट आई थॉट कि तीनों कर्व्स हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग एक साथ ही क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है प्रोडक्शन कर्व। लेट्स बिगिन। सो प्रोडक्शन कर्व कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व की तरह ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे उसमें टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कर्व होता था, वैसे इसमें है टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जा रहा है। कॉस्ट कर्व में क्या था, कॉस्ट लिखाता था। रेवेन्यू कर्व में क्या था, रेवेन्यू लिखाता था। मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, वैसे ही टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो टोटल प्रोडक्ट कर्व क्या है, टोटल प्रोडक्ट कर्व है कि टोटल क्वांटिटी कितना एक फर्म प्रोड्यूस करेगा अपने गिवन आउटपुट इनपुट के साथ। ये हो गया आपका टोटल, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। एवरेज क्या होता है कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, मतलब कितना आउटपुट होगा एक वेरिएबल यूनिट के इनपुट से। ठीक है। तो उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जैसा हम लोग मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एडिशनल यूनिट के इनपुट यूज करने से आपके टोटल आउटपुट में कितना चेंज आएगा वो यही शो करता है। तो क्या शो करता है, ये चेंज शो करता है टोटल आउटपुट में। किस वजह से, तो एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो ये आपको दिख गया होगा, इसमें फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का क्या रोल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टीपी है, एपी है, एमपी है। हम लोग रिलेशन भी देखेंगे इसके बाद, पहले आप ऐसे कर्व्स देख लीजिए कैसा है। टीपी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे ऊपर दिखेगा। उसके बाद एमपी आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन एपी आपको पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे एमपी का, उसमें भी रीजन क्या था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होगी। यहाँ पर भी सेम है, जैसे जैसे मोर वेरिएबल इनपुट को हम लोग ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इवेंचुअली क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा, जो कि आप एमपी कर्व में देख सकते हो। जैसे जैसे धीरे धीरे आप वेरिएबल जो इनपुट है उसको ऐड करते चले जाओगे, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवेंचुअली वो डिक्लाइन करने लगेगा। अब नेक्स्ट है ऑप्टिमल प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, फर्म हमेशा ये चाहती है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो। तो कब वो मैक्सिमाइज होगी, जब वो इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न पे ऑपरेट करेगी, तभी जाके उसकी क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी उसकी होगी। तो अब नेक्स्ट हम लोग रिलेशन देखते हैं। ये तो एक समरी था कि क्या होता है टोटल प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो इसमें आपको तीन ही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। पहले टीपी और एपी का रिलेशन देखते हैं। तो इसमें आपको फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है, तीन स्टेजेस है। तीन स्टेजेस में क्या है, पहले क्या कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, देन क्या है, वो डिमिनिश कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये फॉल करने लग जा रहा है। एमपी क्या है, पहले इंक्रीज कर रहा है, एक सर्टेन पॉइंट पे आ रहा है, देन वो डिमिनिश कर रहा है, देन क्या कर रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो रिलेशन देखते हैं, जब टीपी इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग रेट, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, यहाँ तक। यहाँ पे जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए एमपी भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगा। देखिए टीपी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, इस वजह से एमपी जो है वो फॉल करने लगेगा। टीपी जो अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो एमपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि टीआर कर्व जब मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो एमआर कर्व क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसमें भी वही है,
टीपी जब मैक्सिमम पॉइंट पे है तो एमपी क्या है, 0 है। इसके बाद टीपी फॉल करने लगेगा। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस आपको दिख रहे हैं। क्या क्या स्टेजेस है? पहले टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, तब एमपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तो एमपी फॉल करने लगेगा, और टीपी जब मैक्सिमम होगा एमपी 0 हो जाएगा, और टीपी जब फॉल करने लगेगा तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एपी और एमपी का रिलेशन समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब एमपी ग्रेटर देन एपी रहेगा, यहाँ पे पहले क्या है, एमपी पहले ऊपर है देखिए, उसके बाद एपी क्या है, नीचे है। उस वक्त जब एमपी ऊपर रहेगा मतलब ग्रेटर देन एपी रहेगा तो एपी क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा, इंक्रीज करेगा। अब एमपी जब लेस देन एपी आ जाएगा, अब लेस देन एपी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेस देन एपी है, ये नीचे आ गया कर्व, तो एपी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करने लगेगा। देखिए फॉल कर रहा है यहाँ पे। अब जब एमपी इक्वल रहेगा एपी से, कहाँ पे इक्वल है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे इक्वल है, तो एपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, एमपी जब इंक्रीज करेगा, एमपी जब ग्रेटर रहेगा एपी से तो एपी इंक्रीज करेगा। एमपी जब इक्वल टू एपी रहेगा तो जो एपी रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एमपी जब डिक्रीज लोअर देन एपी रहेगा तो क्या हो जाएगा, एपी डिक्रीज करने लगेगा। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। तो ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखेंगे हम लोग, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देखेंगे। दोनों लॉज देखेंगे एंड इसमें डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। इससे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने दिया था, तो जॉन रॉबिन्सन ने दिया था दूसरे इकोनॉमिस्ट के साथ में। तो मैच द फॉलोइंग में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक तरफ दिया रहेगा, एक तरफ आपके इकोनॉमिस्ट का नाम दिया रहेगा, आपको मैच करना रहता है। अब इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल नाम से पता चल रहा है। हम लोगों ने कॉस्ट कर्व पढ़ते वक्त देखा था कि जब हम लोग शॉर्ट रन में वर्क करते हैं तो कुछ ये हम लोग के वेरिएबल रहते हैं फैक्टर्स, और कुछ फिक्स्ड रहते हैं। उसी तरह से इसमें भी आपको दिखेगा, वेरिएबल नाम से याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन में वर्क करेगा। किस में करेगा, शॉर्ट रन में। ये प्रोडक्शन फंक्शन का ही है, याद रखिएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में वर्क करता है। तब क्या बोला जा रहा है, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि कैसे टोटल आउटपुट में चेंज आएगा जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा और दूसरे प्रोडक्शन ऑफ और भी जितने फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखा जाएगा। कांस्टेंट मतलब मान लीजिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें से क्या करना है, सिर्फ एक फैक्टर को आपको इंक्रीज करना है और दूसरे फैक्टर को क्या करना है, आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर जब आप इंक्रीज करते हो तो फास्टर रेट से आपका आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। मान लो आप कैपिटल डाल रहे हो, ठीक है, तो 1 लाख का आपने कैपिटल डाला है पहले, उसके बाद 2 लाख का डाला है, फिर 3 लाख का डाला है। इससे आपका आउटपुट भी इंक्रीज होते जा रहा है शुरुआत में। लेकिन इवेंचुअली क्या हो जाएगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब जितना आप एडिशनल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से आप गेन कर रहे थे अभी, या फिर आउटपुट आप इंक्रीज कर रहे थे, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। नाम से पता चल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको याद होगा कि जैसे जैसे हम लोग इनपुट, एक एक इनपुट, एडिशनल इनपुट इंक्रीज करते जाते हैं, धीरे धीरे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी घटते चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा। जैसे जैसे यूनिट हम लोग वेरिएबल फैक्टर का बढ़ाते चले जाएंगे, जो एडिशनल आउटपुट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन, मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है। तो टोटल आउटपुट पहले तो इंक्रीज, भले शुरुआत में इंक्रीज करेगा, लेकिन धीरे उसके बाद एक पॉइंट में पहुंचने के बाद वो डिमिनिश होने लगेगा। तो इस पे आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको टीपी और एमपी में कैसा चेंज दिखने को मिलेगा, वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज क्या है, टीपी राइज करता है विथ इंक्रीजिंग रेट। अभी हम लोगों ने शुरुआत में भी रिलेशन में भी देखा था, इसमें भी सेम है।
तो क्या है, टीपी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, तब एमपी क्या रहेगा, राइज करेगा। अब टीपी क्या है, डिक्रीजिंग रेट से राइज करेगा तो एमपी फॉल करने लगेगा। यही जो रिलेशन आपने पढ़ा था उसी को लॉ में दे दिया गया है, ठीक है। अब एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा टीपी, तब एमपी क्या है, 0 है। अब लास्ट स्टेज क्या है आपका, लास्ट स्टेज है एमपी जब फॉल करने लगे, टीपी जब फॉल करने लगेगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। 3 फेज है, याद रखिएगा। इंक्रीजिंग फेज है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न है और नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है। ये शॉर्ट रन में वर्क ऐसे करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपको क्या बताता था कि वो शॉर्ट रन में वर्क करता है, लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किस में वर्क करेगा, तो ये लॉन्ग रन में वर्क करेगा। आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो शॉर्ट रन में था, ये लॉन्ग रन में है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब लॉन्ग रन में एक कंपनी अपने सारे रिसोर्सेज को प्रोपोर्शनली इंक्रीज करता है तो आपके इनपुट एंड आउटपुट में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, या फिर आपका प्रोडक्शन कैसे बिहेव करता है। तो 3 फेजेस में आप हम लोग देखेंगे। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होगा, जब जितना आपने इनपुट बढ़ाया है उससे ज़्यादा आपको आउटपुट इंक्रीज हो, तब क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। अब जितना आपने इनपुट बढ़ाया है उतना ही आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और डिक्लाइनिंग कब हो जाएगा, जब जितना आपने अपना इनपुट फैक्टर बढ़ाया है उससे आपको कम आउटपुट मिल रहा है, जो इंक्रीज इन आउटपुट है वो कम है कंपेयर टू इंक्रीज इन द इनपुट, तब आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो ये 3 आई होप समझ में आ गया होगा। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है टोटल आउटपुट में वो ज़्यादा होता है इंक्रीज इन इनपुट से। कांस्टेंट में क्या हो जाता है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन टोटल आउटपुट होता है, चेंज मतलब इंक्रीज इन टोटल आउटपुट होता है, वो इक्वल रहता है इंक्रीज इन इनपुट से। और डिक्रीजिंग में क्या हो जाता है, जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है टोटल आउटपुट में वो लेस देन रहता है इंक्रीज इन इनपुट में। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि दोनों जो लॉज है उसके अजम्पशंस क्या है। अजम्पशन के बेसिस पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या क्या अजम्पशन है। फर्स्ट है 1 वेरिएबल फैक्टर रहेगा, मतलब ये क्या एज्यूम करता है, एक ही इनपुट को इंक्रीज किया जाएगा और सारे इनपुट को कांस्टेंट होल्ड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट रन में वर्क कर रहा है। तो और एक अजम्पशन क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन में ये एप्लीकेबल रहेगा। होमोजेनियस यूनिट, मतलब जो वेरिएबल फैक्टर यूनिट है उसको इक्वल क्वालिटी और इफिशिएंसी में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहना चाहिए। ये तो लगभग आपको सारे इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ है सब में आपको सेम मिल जाएगा। फिर नो चेंज इन इनपुट प्राइस। अब मानो पहले आपने एक लेबर यूज किया जिसका आपको प्राइस पड़ रहा है 100 रुपीज पर डे। आप सेकेंड लेबर यूज कर रहे हो, उसका आपको सेम पड़ना चाहिए, मतलब एक लेबर यूज करने से आपको 100 पड़ रहा है तो दूसरे लेबर यूज करने से आपको दोनों को मिला के 200 ही होना चाहिए, मतलब 100 ही होना चाहिए पर लेबर का। प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पहले वाले को आप 100 पे कर रहे थे, नेक्स्ट वाला जो आएगा उसको 200 पे कर रहे हो। तो क्या है, प्राइस और वेरिएबल इनपुट एज्यूम टू बी स्टेड सेम। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, क्या क्या है एजम्पशन, इसमें भी सेम है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मेन था क्या, ये लॉन्ग रन में वर्क करता है, ये शॉर्ट रन में करता है, ये लॉन्ग रन में करेगा। फिर क्या है, प्रोपोर्शनल रिसोर्सेज इंक्रीज, मतलब जितने भी आपके इनपुट है सबको इंक्रीज किया जाएगा सेम परसेंटेज में। यहाँ पे क्या था, एक को ही इंक्रीज किया जा रहा था और सारे को कांस्टेंट रखा जा रहा था, जबकि यहाँ पे सबको इंक्रीज किया जाएगा लेकिन कैसा, सेम परसेंटेज में। नेक्स्ट नो एक्सटर्नल चेंज, कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन, रेगुलेशन, मार्केट डिमांड में चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। कांस्टेंट फैक्टर प्राइसिंग, जैसा इसमें था वैसा ही कांस्टेंट रहना चाहिए फैक्टर प्राइसिंग भी। फिर एफिशिएंट प्रोडक्शन, कंपनी एज्यूम करेगा ये
कि रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करें, ये तो दोनों में एप्लीकेबल होगा आपका। तो ये कुछ एजम्पशंस थे, आपने देख लिया है। मेन डिफरेंस ये है, ये शॉर्ट रन में, ये लॉन्ग रन में। इसमें एक को एज्यूम किया जाता है कि एक इनपुट को इंक्रीज किया जाएगा, इसमें सारे इनपुट को इंक्रीज किया जाता है। मेन डिफरेंस ये आपको देखने को मिलेगा। एक चीज मिस हो गया था, जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है उसका रीजन क्या है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग का क्या रीजन है। पहले वाले लॉ का तो हम लोगों ने देख लिया था क्या रीजन था। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, उसका रीजन था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो रहता है, इसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये किस वजह से होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो होता है वो होता है आपका बेनिफिट ऑफ स्केल ऑफ इकोनॉमीज की वजह से होता है। मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप करोगे तो आपको ढेर सारा बेनिफिट्स भी मिलता है ना उसका, कि कम आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, जबकि आप वही चीज़ को कम कॉस्ट पड़ेगी जब आप ढेर सारा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, पर यूनिट कॉस्ट जो रहती है। वैसे ही कांस्टेंट में क्या हो जाता है, आपने तो कुछ दिन तक या कुछ साल तक अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाया, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, जो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जब आपका फर्म लार्ज ग्रो कर जाता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो क्या है ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। इस वजह से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट क्या हो जाएगा, जो डिस इकोनॉमीज है इंडस्ट्रीज का, वो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न देने लगेगा। मतलब आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आपका फर्म इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से है, ये काउंटर बैलेंस हो जा रहा है इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज में, और ये क्या है, डिस इकोनॉमीज की वजह से आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आ रहा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you like the video, please like, share and subscribe और stay tuned for more such videos. Next video मैं previous year questions पे लाऊंगी, इसी पे बेस तीनों कर्व्स के को कंबाइन करके, revenue curve, cost curve and production curve को. So stay tuned and thank you for watching.